हेलो एवरीवन। सो डे 2 का जो क्वेश्चन था वो था डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, ठीक है, एंड कंपेयर इट विद द प्लानिंग कमीशन। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, मैं सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो मैं ये देखती हूँ उस क्वेश्चन में अपफ्रंट होके कितने कॉम्पोनेंट है। तो अपफ्रंट होके कितने कॉम्पोनेंट है, एक तो ऑब्जेक्टिव कॉम्पोनेंट नंबर 1, कॉम्पोनेंट नंबर 2 फंक्शंस एंड कॉम्पोनेंट नंबर 3 जहाँ पे मुझे कंपेयर करना है। ये तो मुझे अपफ्रंट होके दिया जा रहा है, ठीक है। तो इससे फिर मैं देखती हूँ कितने मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स वाला। तो कल भी मैंने बताया है, आज फिर मैं आपको बताती हूँ, जब भी अगर 2 कॉम्पोनेंट होते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन होता है तो व्हाट आई डू, 4 पॉइंट्स हियर 4 पॉइंट्स हियर, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एंड आंसर ख़त्म करती हूँ। इसमें अगर आवश्यकता होगी वे फॉरवर्ड की तो वे फॉरवर्ड डालती हूँ, उसके बाद में वे फॉरवर्ड के 3 पॉइंट डाल के फिर कंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है। एक तो ये वाला ऑप्शन है, बट यहाँ पे अभी अपफ्रंट होके 10 मार्क्स में 3 पॉइंट है एंड 3 पॉइंट में भी उस पर भी हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन, अगर किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है तो मिनिमम 3 से 4 पॉइंट तो आप देंगे ना कंपेयर करने के लिए। 1 या 2 पॉइंट को कंपेयर करके तो काम नहीं चलने वाला, 3 या 4 एस्पेक्ट में उसको कंपेयर करना है। तो मुझे पता है कि ये कंपेयर वाला जो है इसमें मुझे मिनिमम 4 पॉइंट तो देना ही पड़ेगा, तो मिनिमम 4 पॉइंट देना पड़ेगा। तो देखिए, इफ़ यू कीप ऑन राइटिंग एग्जाम्पल, मुझे पता है ऑब्जेक्टिव्स, अगर हम बुक में देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव लिस्ट ऑफ नीति आयोग की ऑब्जेक्टिव्स आर 12 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड अगर फंक्शंस बोलेंगे नीति आयोग का तो वैसे तो अनलिमिटेड है, बट अगर बुक में एनलिस्ट करने की बात करेंगे तो 15 है। तो इसको इफ़ वी कीप ऑन राइटिंग ना तो ये नेवर एंडिंग है। बट हमें क्या करना है, कुछ कुछ लिख के कुछ कुछ सब कुछ लिखना है सबके बारे में। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लिखना है, थोड़ा सा फंक्शन लिखना है और फिर कंपेयर करना है। तो कितना लिखना है ये आपको लिमिट, ये पहले से डिसाइड होना चाहिए कि लिमिट, अपने आप को लिमिट कैसे करें। लिमिट करना इसलिए ज़रूरी है इनिशियल फेज़ पे, राइट नाउ करंटली अगर आप देखेंगे 90 to 95% ऑफ द टॉपर हर एक कॉम्पोनेंट पे 3 से 4 पॉइंट ही देते हैं, क्योंकि व्हाट दे डू रादर देन एक पॉइंट पे या फिर एक टॉपिक पे 6 से 8 पॉइंट देने से बेटर वो क्या करते हैं, उस आंसर को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3 देते हैं, या फिर यहाँ पे 4 या यहाँ पे 4 पॉइंट्स देते हैं। इससे होता क्या है, आंसर राइटिंग ईजी हो जाती है, सोचने के लिए टाइम नहीं होता। सोचने के लिए वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा तो हमको ऐसा काम ही नहीं करना है कि हमें वहाँ पे सोचने की आवश्यकता पड़े। जो स्टार्टिंग के टॉप थ्री याद आते जा रहे हैं ना, उसी में हमारा काम खत्म हो जाना चाहिए। एक तो ये बात है। तो बट देन देयर आर टॉपर्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ देयर आर टॉपर्स। अगर आप श्रुति की देखेंगे, श्रुति शर्मा का अगर आप कॉपी देखेंगे तो एवरी कॉम्पोनेंट के ऊपर शी हैज़ गिवन 5 to 6 पॉइंट। बट देखो दिक्कत ये है 5 to 6 पॉइंट में कि इफ़ यू कीप ऑन गिविंग 5 to 6 पॉइंट्स तो स्टार्टिंग में हम ना 17 से 18 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। मतलब मैं अभी आंसर राइटिंग कर रही हूँ, एक मेंस लिखी हुई हूँ, उसके बाद भी ना इफ़ आई राइट 5 to 6 पॉइंट, मुझे अभी 5 to 6 पॉइंट्स तो ईजिली रिमेंबर होते हैं, इतने बार पढ़ चुके हैं। क्योंकि तो जब बहुत पढ़ लेते हैं तो पॉइंट्स याद आने लग जाते हैं, मगर जब उसको लिखने जा रही हूँ ना तो 5 to 6 पॉइंट्स में मेरा आंसर ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर 5 पॉइंट दूँ और फंक्शंस के ऊपर 5 पॉइंट दूँ और कंपैरिजन के ऊपर 5 पॉइंट दूँ, अगर मैं ये 15 पॉइंट देते गई ना तो मेरा आंसर टाइम पे ख़त्म नहीं हो रहा है। 7.5 मिनट आपको मिलेगा, आपको 9 मिनट नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ को एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना मिनट मिलने वाला है। कंसिडर दैट 7 मिनट्स ऑफ ब्रेक जो बीच में आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूशन और जो सिग्नेचर का लगता है, पूरा एक आंसर का टाइम आपका वहाँ जाने वाला है। कंसिडरिंग दैट फैक्ट, उसके बाद में पेपर पन्ना हम पलटते हैं, जितने बार हम पन्ना पलटते हैं तो वो 2-2 सेकेंड भी जो काउंट होता है ना, टोटल मिला के वो 1-2 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे फैक्टर इसमें बीच में आएंगे, ठीक है। मान लो अगर आप लोग को बीच में वॉशरूम जाना पड़े या पानी पीना पड़े तो उसका भी आप समझ लो 30, अगर आपको पानी पीना पड़े तो 30 सेकेंड उसका वेट कर लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते तो क्यों ना हम अपने आप को 9 मिनट के लिए प्रिपेयर ना करें, 7.5 मिनट के लिए करें। 7.5 मिनट वाला क्लॉक वर्क्स विद एवरीबडी एंड 3 घंटे में पेपर ख़त्म होता है। तो अगर वो करना है तो अपने आप को कहीं तो लिमिट करना होगा, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न हमें कभी भी पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, 10 में 10 नहीं मिलते हैं, 10 में 5 नंबर मैक्सिमम, 5.5 नंबर मैक्सिमम क्यों मिलते हैं, क्योंकि हम पूरा नहीं लिखते हैं, है ना। तो ये है स्ट्रैटेजी मेरी, जहाँ पे मैं अपने आप को पहले ही लिमिट कर देती हूँ कि कंपोनेंट कितने हैं। तो अगर मुझे पता है ना कि 3 कंपोनेंट है, उस तीसरे कंपोनेंट को मुझे तो कम से कम 4 पॉइंट देना है, तो आई विल लिमिट माई सेल्फ इन द अदर 2 कंपोनेंट्स। तो लेट्स सी क्या लिखा है मैंने। अगेन ये मॉडल आंसर नहीं है, दिस इज समथिंग आई हैव रिटर्न। वर्ड लिमिट के अंदर इस आंसर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं वो लिखा है मैंने।
आप इसका फॉर्मेट लीजिए, जो मैं लिख रही हूँ उसका फॉर्मेट लीजिए, स्ट्रक्चर लीजिए, उसके बाद में आपको जो पॉइंटर्स याद आते हैं उसको आप वो वहाँ पे बिल्कुल फ्रीली आप उस पॉइंटर्स को वहाँ पे डालिए और ख़ुद के एग्जाम्पल बनाइए। सामने वाले से आप स्ट्रक्चर ले सकते हैं, वहाँ से लर्न कर सकते हैं। डू नॉट कॉपी, क्योंकि अगर आप कॉपी करेंगे तो कॉपी किया हुआ चीज़ें वहाँ पे भूल जाएंगे, मगर अगर इन्फॉर्मेशन आपके खुद के दिमाग से आएगी ना, फिर वहाँ पे नहीं भूला जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर ये इसका क्वेश्चन का, तो मैंने क्या लिखा है, नीति आयोग वो एस्टैब्लिश ऑन, ठीक है, ऑन 1 Jan 2015, रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन एज अ थिंक टैंक विद एन एम फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। आप लोग ने बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा है जहाँ पे यस ऑलमोस्ट, क्योंकि यार ये स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन में सबके आंसर सेम ही होने वाले हैं। सो व्हाट यू आर गोइंग टू बी, पॉइंट सेम होने वाले, बट उसको डिफरेंट कैसे बनाना है वी विल डिस्कस। यहाँ पे बहुत से लोगों ने क्या किया है, नीति आयोग का फुल फॉर्म लिख दिया है, आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। वॉट अगर पूछा होता तो हम करते, यहाँ पे वॉट तो पूछ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे नीति आयोग अगर क्वेश्चन में ही NITI लिखा है ना, तो बहुत ज़्यादा उसको फुल फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टैब्लिशमेंट डेट याद है तो ठीक है। फिर लोगों ने क्या किया, एक स्टेटमेंट लिख दिया है, फिर फुल स्टॉप लगाया है, फिर दूसरा स्टेटमेंट चालू किया है कि नीति आयोग या फिर इट इज़ अ बॉडी विच इज़ एन एडवाइजरी बॉडी रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन, फिर फुल स्टॉप डाल दिया है। फिर नया स्टेटमेंट स्टार्ट किया है कि इसका ऑब्जेक्टिव है या तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, किसी ने लिखा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे ना, तो अगर आपके पास में 3-4 पॉइंटर्स हैं, आप अपने सेंटेंसेस को इस तरीके से ट्वीक करें कि वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू वांट टू पुट वो एक सेंटेंस में आ जाए। जैसे कि व्हाट आई वांटेड टू पुट डेट, आई वांटेड टू पुट कि वो रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन, देन आई वांटेड टू पुट कि वो थिंक टैंक है, एंड आई वांटेड टू मेंशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इसको मैंने अलग अलग सेंटेंस करके नहीं लिखा, इस तरीके से लिखा हुआ है कि वो पूरा एक सेंटेंस में आ जाए। आपको चाहिए तो आप कॉमा लगा सकते हैं, जैसे कि नीति आयोग वो एस्टैब्लिश इन 1 Jan 2015, कॉमा रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन एज अ थिंक टैंक, कॉमा विद एन एम टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने नीति आयोग के 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव एंड 3 फंक्शन, क्योंकि मुझे पता है मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ, तो मैं अपने आप को यही लिमिट करती हूँ। टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स, व्हाट इज़ हाउ माई पॉइंट इज़ डिफरेंट दैन योर्स। आप लोगों ने भी लिखा हुआ है प्लान, क्रेडिबल प्लान्स लिखा है, किसी लोगों ने पॉलिसी फॉर्मेशन एंड प्लान फॉर्मेशन, सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे बताया है किस तरीके से प्लानिंग होती है। तो नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल की प्लानिंग ये करता है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा आंसर आपसे डिफरेंट क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सबको पता है। 15 ईयर्स रोड मैप, 7 ईयर्स विजन का जो एग्जाम्पल है, ये सबको पता है। कल अराउंड 80 क्वेश्चंस आए, कल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम आए आप लोग की तरफ से। संडे बना रहे थे शायद आप लोग, जो भी है, पर कंटिन्यू करिए, इस जर्नी में रहिए। ट्रस्ट मी, इट इज़ गोना, आप ही को फ़ायदा होने वाला है। ये थोड़ी थोड़ी सी पॉइंटर्स हैं, आप जब लर्न करेंगे ना, फिर इसी लर्निंग को आप बाकी क्वेश्चन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो राउंड अबाउट 80 क्वेश्चंस में से मुझे सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन मिले हैं जिसमें 3 या 4 एग्जाम्पल लिखने का प्रयास किया गया है। बट विजन डॉक्यूमेंट किसी ने भी नहीं लिखा, 15 ईयर का रोड मैप किसी ने भी नहीं लिखा, जबकि पता सबको है। आई एम नॉट, अगर कोई भी व्यक्ति अगर नीति आयोग के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना, उसको ये इन्फॉर्मेशन पक्का पता होगा। सो द आइडिया कि हाउ यू विल मेक योर आंसर डिफरेंट दैन अदर्स on the topic which is static, on the body which is so static, how you are gonna make it different by adding examples। उसमें आप examples ऐड करिए। कैसे ऐड करेंगे एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब, चलो ठीक है, कुछ व्यक्ति को लिखने के समय ये वाला डॉक्यूमेंट याद नहीं आ रहा है, बट कुछ तो याद आएगा। आपको क्या करना है, स्टैटिक टॉपिक, अगर नीति आयोग एक स्टैटिक टॉपिक आ रहा है या प्लानिंग कमीशन एक स्टैटिक टॉपिक आ रहा है, उस स्टैटिक टॉपिक से रिलेटेड व्हाट इज़ दैट यू नो। आपको सब कुछ नहीं पता होगा नीति आयोग के बारे में, मगर आपको कुछ तो पता होगा। कैसे कुछ पता होगा, क्योंकि हम सबको ही प्रीलिम्स देते हैं यार। तो प्रीलिम्स में जो भी इंडेक्सेस है नीति आयोग लेके आ रहा है, या फिर नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट लेके आई है, कौन सी, बहुत कॉमन है, SDG इंडेक्स हो गया है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो गया, डेल्टा रैंकिंग हो गया, व्हाट एल्स, एम हो गया, एम एज एन इनोवेशन, व्हाट एल्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, है ना। तो देखिए ये सब चीज़ें पता है, ज़रूरी नहीं एक टाइम पे आपको सारे पॉइंट याद आए, मगर एक या दो आते हैं, उसको यूटिलाइज़ करना है। वॉट एवर यू नो यू हैव टू यूज़ इट, यूजिंग इज़ द की।
पढ़ते तो सब हैं, इन्फॉर्मेशन सबके पास है। मैं आपसे जब डिस्कस करूँगी ना वर्बली तो आप यही बोलेंगे हाँ हाँ ये तो मेरे को पता है। अगर आपको पता है तो ये पेपर में दिख के आना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आपको क्या पता है, ठीक है, तो वो पेपर में दिख के आना चाहिए। आते हैं यहाँ पे उसके बाद में फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फिर एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे, किस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैंने एग्जाम्पल की तरफ से एक्सप्लेन किया है। रादर देन इंक्रीज, लोगों ने इसको बहुत सेंटेंस बढ़ा बढ़ा के लिखा हुआ है। मैं तो यहाँ पे पॉइंट डालती हूँ और उसके बाद मैं एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो मैंने लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट प्लेज एन एक्टिव रोल इन प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, एकोइंग मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया है प्रमोटिंग एसडीजी। एसडीजी प्रमोट करता है सस्टेनेबल रहेगा, उसमें सस्टेनेबल इकोसिस्टम रहेगा तो वो सेल्फ पायलट रहता है, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी, जैसे आप डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं गवर्नेंस तो इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। उसके बाद में फंक्शन में मैंने क्या लिखा है, एक्टिवली मॉनिटर एंड इवैल्यूएट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल है एसडीजी इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये सब नीति आयोग लाता है। मैं पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट करिए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन डालिए उसमें, रादर देन उसको सेंटेंस रूप में लिखने का। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म फॉर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कौन कैसे कैसे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होते हैं, इंटरसेक्टोरल, इंटर डिपार्टमेंटल, स्टेट स्टेट, सेंटर स्टेट। थर्ड पॉइंट मैंने डाला है फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। कैसे, एग्जाम्पल, ये प्रमोट करता है कि एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन हो पीडीएस का, ठीक है। कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड अप्रोच। कैपेबिलिटी डेवलपमेंट अप्रोच क्या हो सकता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, नीचे टॉप बॉटम 10% वालों को कैपेबिलिटी बढ़ाइए, है ना, ये कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन ने दिया था। उसके बाद में कंपेयर करने के लिए मैंने कुछ पॉइंटर सिमिलैरिटी डाले हैं, कुछ डिफरेंस डाले हैं। सिमिलैरिटी के पॉइंटर क्या है कि दोनों प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग दोनों के दोनों प्लान फॉर्मेट करते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड नेशनल एजेंडा एंड प्रायोरिटी सेट करते हैं, जैसे कि हमें पॉवर्टी से एलिवेट होना है। डिफरेंसेस ये सब ने लिखा है, डिफरेंसेस तो ऑलमोस्ट सब ने लिखा है। अप्रोच भी सेम है, आई थिंक पॉइंटर्स भी सेम है, बट लोगों ने स्टेटमेंट करके लिखा है। मैं स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखती हूँ, मैंने टॉपर्स को भी देखा है, सिर्फ वो मेंशन करते हैं जो भी कीवर्ड्स होता है। तो अप्रोच यहाँ पे लिख दी हूँ ना, तो मैं सिर्फ यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच मैं बॉटम अप अप्रोच भी नहीं लिखती हूँ, क्योंकि वो अप्रोच मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है ना, दिस इटसेल्फ मीन कि ये बॉटम अप अप्रोच है और ये टॉप बॉटम अप्रोच है, ठीक है। नेचर, एडवाइजरी बॉडी एंड थिंक टैंक, यहाँ पे पावर टू इम्पोज पॉलिसीज़। फिस्कल पावर ये तो आपने सबने खुद से किया हुआ है, बस सेंटेंसेस एक बार देख लीजिएगा। मैं मॉडल आंसर को टेलीग्राम पे अभी पोस्ट करने वाली हूँ। उसके बाद में नीचे मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा था और मेरा टाइम ख़त्म हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि फॉर इंडिया टू गेन द स्टेचर ऑफ वर्ल्ड सुपर पावर बाय आज़ादी का अमृतकाल, नीति आयोग कैन एमर्ज एज एन एजेंट टू चेंज, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, इसमें आपको जो मेन आपको लर्निंग थी, मेन 2 लर्निंग है जो बाकियों के आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, बहुत कम लोग के आंसर में रिफ्लेक्ट कर रही है। वो ये है कि आप लोग अभी भी एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट नहीं कर रहे हैं पॉइंटर्स को। ये आप समझ लीजिए एक बात कि चाहे आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, ठीक है, मोर देन 5000 लोग बैठने वाले हैं, 5000 कॉपियाँ चेक होने वाली है। अगर नीति आयोग का आप वही लिखने वाले हैं जो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, विदाउट एडिंग, विदाउट कनेक्टिंग इट विद द करंट अफेयर्स का टॉपिक, तो आपको ना, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मार्क्स नहीं मिलेगा, मगर 3 से 3.5 मार्क्स से मिलेगा। बट हमें क्या करना है, हमें 4.5 से 5.5 मार्क्स के रेंज में रहना है ऑन मैक्सिमम क्वेश्चन, सो दैट हम वो 100 का जो होता है ना कि हर जीएस में 100 प्लस होना चाहिए, वो 100 का बेंचमार्क हम पार कर सकें। और 100 का बेंचमार्क हम तभी पार कर सकेंगे जब हम अपने आंसर को थोड़ा डिस्टिंक्ट बनाएंगे। ये एकदम स्टैटिक टॉपिक है, इसको डिस्टिंक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। डिस्टिंक्ट बनाइए विथ व्हाट दिस नीति आयोग इज़ डूइंग करेंटली। देखिए, मैंने इस टॉपिक को रिवाइज़ नहीं किया था, क्योंकि मैंने रिवाइज़ नहीं किया था इसलिए बहुत आउटडेटेड एग्जाम्पल्स हैं। बट नीति आयोग करेंटली क्या कर रहा है ना, मैं जब इसको रिवाइज़ करूँगी तो मैं वो करंट टॉपिक से करंट चीज़ें निकालूंगी ही निकालूंगी। जब प्रेलिमिनरी का जो हम वो बुक पढ़ते हैं ना, करंट अफेयर्स की आई दृष्टि, वहाँ से भी बहुत कुछ मिलता है हमको एग्जाम्पल ऐड करने के लिए। तो कहने का ये मतलब है, जब तक आपको नया एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, अपने आंसर राइटिंग में कम से कम एग्जाम्पल जो पता है वो डालते जाइए, ठीक है, जो पता है डालते जाइए, ताकि एग्जाम्पल, हर पॉइंट के बाद एग्जाम्पल लिखने की आपकी हैबिट डेवलप होगी।
एक बार आपकी हैबिट डेवलप हो गई, उसके बाद तो एग्जाम्पल को चेंज करना है, अपडेटेड एग्जाम्पल लिख लेंगे। एक बार जब प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो फिर तो इन टॉपिक पे फिर से रिवाइज करना ही करना है, फिर से एक बार नोट्स को रिफ्रेश करना ही करना है। उस समय पे हम टॉपिक में नया एग्जाम्पल डाल देंगे। बट करेंटली वॉट एवर यू नो हैज़ टू बी प्रेजेंटेड इन द पीस ऑफ पेपर। अगर आपको पता है कि नीति आयोग कुछ इंडेक्सेस लेके आ रही है, तो वेयर इज़ दैट इन्फॉर्मेशन ऑन द पीस ऑफ पेपर, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल सबसे बेस्ट बात ये हुई है कल के परसों के क्वेश्चन से आज के क्वेश्चन में कि लोगों ने क्या फ़िक्स कर दिया है, लोगों ने इंट्रोडक्शन फ़िक्स कर दिया है एंड लोगों ने कंक्लूजन फ़िक्स कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल कल के किसी भी अराउंड 82 पेपर्स में किसी भी व्यक्ति ने 4 से 5 लाइन के ऊपर इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है। कूडोज टू यू गाइज, मतलब इट इज़ सच एन अमेजिंग थिंग। सोचिए जो आपको फीडबैक मिल रहा है, अगर आप नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट करते हैं तो 15 डेज़ के फीडबैक को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। उसके बाद जो आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, चाहे आप जिससे भी जुड़े, जिस भी टेस्ट सीरीज से जुड़े, जब उसके आंसर राइटिंग जब आप करेंगे ना, तब आप राइट वे में आंसर राइटिंग करेंगे। रॉन्ग वे में आप 50 या 100 क्वेश्चन भी लिख लेंगे तो काम नहीं चलेगा। वंस लर्न द राइट वे फ्रॉम हियर, उसके बाद चाहे आप मुझे ज्वाइन करिए, किसी और को भी ज्वाइन करिए, आप उसके बाद राइट वे ऑफ आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू।